नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको लोकल लेवल इंजीनियर पर। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल होने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि आज की वीडियो में आपको सीखने को मिलेगी यूएफएस प्रोग्राम कैसे करते हैं, मतलब रीप्रोग्रामिंग। ठीक है, चलिए वीडियो को देखते हैं। तो देखिए, ये मेरे पास है सैमसंग की सैमसंग A33 5G फोन है। ठीक है, और ये डेड है। तो दोस्तों, डेड किस वजह से है, सबसे पहले हम इसको डायग्नोस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप कैसे ट्रेसिंग करना होता है और किस तरीके से हम ट्रेस करते हैं उस चीज को मैं क्लियरली आपको दिखाने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास सैमसंग का जो बूट केबल है वो भी मेरे पास है, लेकिन उस टाइम पे ध्यान नहीं था। इसी वजह से मैंने बैटरी की BMS सर्किट को निकाल के इस फोन को ऑन करने की कोशिश की, मतलब कि टेस्ट की है। ठीक है, तो ये करना पड़ता है। किसी फोन में ऐसे फोन है जिसमें आपको BMS सर्किट को निकाल के उसी का BMS सर्किट को यूज करके देखना पड़ता है। तो चलिए, ये तो आपको पता ही होगा। तो देखिए, डीसी मशीन पे ध्यान रखिए। देखिए, जैसे मैं ट्रिगर किया 0.134 54, देखिए अभी 35 में 135 में स्टॉक है। देखिए, छोड़ दिया पावर बटन को, अभी भी स्टॉक है। तो फिर से मैं डीसी मशीन को ऑफ करके ऑन किया और अभी देखते हैं फिर से। देखिए 0.165 95 कुछ ऐसा रीडिंग लेके 0.135 36 पे स्टॉक हो जाता है। ठीक है, मतलब रीडिंग तो आप हो रहा है, फिर जाके स्टॉक हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान से देखिएगा। तो इस केस में हम क्या करें, और मैंने इस फोन की मदरबोर्ड को अच्छे से देखा है, इसमें ऑलरेडी बहुत सारा काम हो रखा है। तो जो कस्टमर है उसने बताया कि बहुत सारे दुकानदार के पास लेके गया, लेकिन उन्होंने लास्ट में ये बताया कि ये फोन नहीं बनने वाला। तो क्यों नहीं बनेगा? इतने सारे दुकान से रिटर्न होके क्यों आया, क्या प्रॉब्लम है इसमें, वो हम डायग्नोस करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे रीडिंग ले रहा है ना, इस रीडिंग के हिसाब से हमें ये पता चल रहा है। देखिए, मेरे एक्सपीरियंस कहता है कि इसमें कहीं ना कहीं हमारा यूएफएस से दिक्कत है, मतलब कि रीप्रोग्रामिंग या प्रोग्रामिंग या कोई भी फाइल के रिलेटेड नहीं है, यूएफएस की रैम सेक्शन से कोई दिक्कत है। ठीक है, रैम सेक्शन की कोई प्रिंट मिसिंग हो गया मदरबोर्ड में, या रैम सेक्शन ही खराब है। तो चलिए, अभी मैं यूएफएस को निकालता हूं और निकाल के इसकी सारे प्रिंट का GR वैल्यू ले लूंगा। ठीक है ना। देखिए, इसमें एक और बात है कि अगर किसी फोन में ऐसा दिक्कत है और आपको लेना है उसका प्रिंट की GR वैल्यू, और मान लीजिए उसका जो है बोर्नियो में कोई भी PDF नहीं है, जैसे कि उसका बिटमैप नहीं है, क्योंकि बिटमैप से ही हम इसको ट्रेस करते हैं, एक एक बॉल की एक एक प्रिंट की हम GR वैल्यू लेते हैं। तो नहीं है, इसका मतलब हुआ कि आप काम नहीं कर सकते। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सेम यूएफएस जो BGA यूएफएस होगी, जैसे कि BGA 254, BGA 153, ये जो यूएफएस है सेम दूसरा फोन का देख लीजिए यूएफएस। ठीक है, देख के उसका पिन आउट से मिला के, मतलब कि उसमें जिसी तरह होगा उसका नोज कट पॉइंट के हिसाब से आप आराम से GR वैल्यू ले सकते हो। ठीक है, मैं तो ऐसा ही काम करता हूँ भाई। तो देखिए, अभी मैं इसका एक एक करके सारी बॉल की जो है मैं यहाँ पर GR वैल्यू लूंगा। तो इस जगह पे ग्राउंड दिख रहा है, जो कि ये MC बॉल होता है, और इसमें कुछ कचरा ये फंसा हुआ है। तो हो सकता है इन्हीं की वजह से होगा या फिर क्या होगा, पता नहीं। तो चलिए, एक एक जो प्रिंट है उसका GR वैल्यू लेते। तो मैं यहाँ पर बोर्नियो का यूज करूंगा। तो देखिए दोस्तों, ये सैमसंग A33 मतलब A336E है मॉडल इसका। तो इस जगह पे मैंने निकाल लिया है यूएफएस पिन आउट। ठीक है, फिर मैं यहाँ से मिला लूंगा। चलिए, एक एक करके इसका GR वैल्यू लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक और चीज, आपको कैसे पता चलेगा कि भाई इतनी GR वैल्यू से हमारा ये लाइन ओके है बोल के। तो देखिए, मैं आपको साफ सुथरा बता देता हूँ, जो रैम की प्रिंट होता है ना, उसमें आपको 0.400 से 0.700 के आसपास GR वैल्यू देखने को मिलता है, लेकिन ज्यादातर 0.500 टू 0.600 के बीच ही GR वैल्यू रहता है। और जो वोल्टेज की लाइन है उसमें आपको GR वैल्यू 0.300 से 0.600 या 500 के आसपास देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी जो यहाँ पर हमारा जो यूएफएस की डाटा लाइन है उन पे भी GR वैल्यू 0.500 से 0.600 के आसपास रहेगा ही रहेगा। आप एक काम कर लेना, किसी ओके कंडीशन वाला फोन का जब इसको आप रिपेयर कर रहे हो तो उसका आप डाटा बना लेना। ठीक है, मतलब कि वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। और जब फ्री टाइम मिलेगी तो उसमें आपको एक एक प्रिंट का GR वैल्यू की नोट्स कर लेना, मतलब नोट बना के PDF बना के रख लेना अपने पास। जब आपका काम आएगी तो आराम से देख लेना, PDF को खोल के और GR वैल्यू को मिल लेना। ठीक है, सिंपल है। तो देखिए, इस प्रिंट पे GR वैल्यू नहीं आ रहा है। ठीक है, इस प्रिंट पे GR वैल्यू आना चाहिए, क्योंकि ये जो लाइन है बारीक सा ये CPU की तरफ कनेक्ट है। तो देखिए, ये हमारा रैम की लाइन DRAM। ठीक है, तो ये रैम की लाइन अगर मिसिंग होगा तो कुछ इस तरीके से रीडिंग देखने को मिलेगी। तो अभी भी हमें कंफर्म नहीं कि इसको रिपेयर करने से फोन ऑन होगा कि नहीं होगा।
ठीक है दोस्तों, जो स्टेप बाय स्टेप तरीका होता है रिपेयरिंग की वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। आपको अगर लगे कि वीडियो में लंबा करने की कोशिश कर रहा हूँ तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आप भी यहाँ पर स्टॉप करके चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैंने कितना मेहनत करके इस वीडियो को बनाया। मतलब जो भी वीडियो बनाता हूँ बहुत मेहनत लगता है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, अभी जीआर वैल्यू लेते हैं बाकी पिनों की, क्योंकि एक तो हमें मिल गया एनसी, ठीक है, जो कि इसमें कनेक्ट होना चाहिए, तो फटाफट ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको सारे पिन की जीआर वैल्यू देखना है तो वीडियो को आप स्लोमो करके देख लीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो है थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया मैंने, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा हो गया वीडियो, इसीलिए। तो आप स्लो करके वीडियो को देख लीजिए, आपको सारे पिन की जीआर वैल्यू देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही जो प्रिंट है उसका जीआर वैल्यू नहीं मिला, मतलब कि एनसी मिला, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम रिपेयर करेंगे। तो इसको रिपेयर करने के लिए सीपीयू को उठाना होगा, फिर देखना होगा सीपीयू से कोई मिसिंग तो नहीं है, ठीक है, या क्या दिक्कत है देखना होगा। चलिए सीपीयू को निकाल ले। तो देखिए ये ऑलरेडी रिवोल्ट है, इसीलिए आराम से निकल गया। तो अभी हम ट्रेस करते हैं। देखिए यहाँ पर जो लाइन मिसिंग है उसका ये ट्रैक कटा हुआ है, मतलब कि रिपेयर तो किया गया लेकिन सही से रिपेयर शायद नहीं किया गया, इसी वजह से यहाँ पर ये प्रिंट कटा हुआ है, ठीक है। बाकी और देख लेते हैं अच्छे से भाई, किसी और जगह से तो कटा नहीं है। देखिए ये लाइन ब्रेक है यहाँ पर, तो इस प्रिंट को हम बनाएंगे अभी। तो देखिए दोस्तों ये प्रिंट हमारा बन गया, मैंने माइक्रो जम्पर कर दिया इसमें, और अभी इसको क्लीन करके सीपीयू को लगा देते हैं और फिर यूएफएस को लगा के देखते हैं फोन ऑन होता है या नहीं होता। तो नहीं दोस्तों, फोन अभी भी ऑन नहीं हुआ, जैसा रीडिंग पहले था वैसा रीडिंग अभी भी है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, अभी एक काम करेंगे, यूएफएस को उठा के और फिर हम EasyJetix से चेक करेंगे, ठीक है। VGA 254 का यूएफएस है। तो चलिए इस पार्ट को स्किप करके डायरेक्ट हम चलते हैं EasyJetix की स्क्रीन पे, ठीक है। EasyJetix 2 जो +2 जो है उसको ओपन करके उसमें देखिए। तो देखिए दोस्तों, सेटिंग्स में आपको EasyJetix 2 UFS सॉकेट ये इसमें रखना है आपको, और जो भी जैसा भी इस तरह सेटिंग है सब कुछ सही रहना चाहिए। और अभी यहाँ पर देख पा रहे हो इस जगह पे यूएफएस की सारी इंफॉर्मेशन आ रही, ठीक है। यूएफएस तो सही है बराबर, कोई दिक्कत नहीं। इस जगह पे आप देखिए लून्स रिकॉन्फिगर, इसमें डिसेबल्ड है, जो कि सैमसंग में रहता है डिसेबल्ड, कोई दिक्कत नहीं। फिर इस जगह पे देखिए इसमें 5 लून शो कर रहा है, लून 0, लून 1, लून 2, लून 3, लून 4, जो कि लून सारे ओके है। और हमारा लून 1 मेन बूट ए है, जो कि सही है 4 MB का, तो इसमें हमारा कंप्लीट सही है। और बाकी हम देख लेते हैं कि हमारा पार्टीशन जो है लून 0, देखिए लून 0 हमारा क्या है, वो हमारा रोम 1, ठीक है। मान लीजिए जो रोम 1 होता है ना एमएमसी में, वही लून 0 हमारा रोम 1 है। तो अलग अलग चिपसेट की हिसाब से ये जो है चेंज होता है, ठीक है। एक तो हमारा एमएमसी या फिर यूएफएस जो भी है उसके अंदर उसमें जो मेन स्टोरेज आईसी होती है, उस आईसी का कौन सी हिस्सा, मतलब लून या लून 2 या लून 0, कौन सा हिस्सा स्टोरेज के हिसाब से रखा गया है वो सिलेक्ट होता है, जो हमारा कॉन्फ़िग फाइल होती है ना उसी हिसाब से। तो अगर आपको पता नहीं है इतनी सारी चीजें तो मैं आगे आपको बताऊंगा, वीडियो पे बने रहना। तो इस जगह पे सभी चीजें हमारा ओके है। फिर नीचे की तरफ देखते हैं, तो देखिए सारे पार्टीशन वगैरह भी सब कुछ सही है। और लून 1 जो मेन बूट है GPD
जीपीटी हेडर इज नॉट फाउंड बता रहा है, तो इसमें जीपीटी नहीं है, मतलब कि जो हमारा जनरल पार्टीशन वो नहीं है, इसीलिए नॉट फाउंड बता रहा है। इसमें बस बूट फाइल रखा जाता है, मेन बूट और हमारा बूट बी बूट ए, ठीक है। और लोन फोर्ट जो है इसमें भी नहीं बता रहा है, जो कि इसमें भी पार्टीशन नहीं है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अभी एक काम करेंगे, इसको हम रीप्रोग्राम करेंगे। तो रीप्रोग्राम करने के लिए यहाँ पर हमें सिक्योरिटी की बैकअप लेना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए फटाफट सिक्योरिटी की बैकअप लेते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इसको अच्छे से रीप्रोग्राम करेंगे सही तरीके से, ठीक है। तो चलिए सारे ठीक लगा दिए मैंने और अभी मैं एक फोल्डर बना के उसमें रख लेता हूँ। तो देखिए हमारा रीड हो रही है, ठीक है। तो सेम हमारा एमएमसी की तरह ही है, जो रीड होता है फाइल को टिक लगा के, और बाकी हम इस जगह पे लून 0 लून 1 मतलब कि जो हमारा एमएमसी में कहते हैं ना रोम 1 रोम 2 रोम 3 जो बैकअप लेना पड़ता है, डंप लेना पड़ता है, उसी तरह यहाँ पर हम डंप लेंगे इसका, ठीक है। तो लून 0 लून 1 लून 2 लून 3 लून 4 इनका डंप लेंगे। तो देखिए स्कैन आफ्टर कनेक्ट, इसमें मैंने अनटिक किया और स्कैन सोर्स पे फिर से क्लिक किया। इसका मतलब ये होगा कि सारे के सारे लून्स शो होगी, पार्टीशंस नहीं आएगा, ठीक है। जिससे हमें क्या होगा कि हम आराम से उससे डंप ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें बैकअप जीपीटी नॉट एग्जिस्ट बता रहा है, ठीक है। बैकअप जीपीटी हेडर इज नॉट फाउंड, कोई नहीं, फिर से हम कनेक्ट करेंगे। तो अभी देखिए यहाँ पर सारे लून्स आ गए। तो लून 0 जो है वो हमारा 119.14 जीबी का है, इसीलिए मैं इसको अनटिक किया और बाकी सबको ठीक किया, और सबको मैं क्या करूंगा रीड कर लूंगा, क्योंकि मैं जो स्टोरेज है उसको कंप्लीट यूजर डाटा को कंप्लीट रीड नहीं करूंगा, ठीक है। 1 GB या 2 GB मैक्सिमम इतना ही रीड करना है। तो ये स्टोरेज के हिसाब से होता है, मतलब कि यूएफएस की स्टोरेज के हिसाब। तो देखिए बड़े फाइल जो है बाद में करना है, अभी मैं यहाँ पर 1 GB का डंप लूंगा, ठीक है। तो सिक्योरिटी ऑलरेडी है, कोई दिक्कत नहीं, डंप ले लेते हैं। तो चलिए वीडियो को स्किप करते हैं क्योंकि टाइम लगेगा इसमें। देखिए ऑल डन, मतलब कि सारे के सारे काम हो गया। तो देखिए दोस्तों ऑलरेडी कॉन्फ़िग फाइल जो है वो इसमें पड़ा हुआ है, मतलब कि जब हम इसको रीड करते हैं, कुछ भी इसमें हम डाटा लेते हैं रीड करते हैं, उस टाइम ये जो है कॉन्फ़िग फाइल ऑटोमेटिक सेव हो जाता है, ठीक है। ताकि हमारा जो यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो तो हमारे पास कॉन्फ़िग फाइल रहे, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इसको रिकॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, ठीक है। हम यूएफएस को इस सीपीयू की लायक बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अभी हम एक काम करेंगे, इसमें हम सारे जो है लून्स को इरेज करेंगे, ठीक है। सारे लून्स को इरेज करने के बाद इसका हम रिकॉन्फ़िग करेंगे, मतलब कि जो कॉन्फ़िग फाइल है उसको हम उसमें लोड करेंगे और उसको लोड करने के बाद रिकॉन्फ़िगरेशन करेंगे। मतलब जो हमारा फाइल में जैसा कि कॉन्फ़िग फाइल में जो भी सेव रहता है सीपीयू के हिसाब से, वो सेम टू सेम इसमें आ जाएगी, बाकी लून्स सारा इरेज हो जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं इसको। देखिए सारे कुछ यहाँ पर हमारा इरेज हो चुका है। तो देखिए दोस्तों अभी मैं यहाँ पर लोड कॉन्फ़िग कर रहा हूँ। देखिए इसमें एक प्रॉब्लम है, मतलब कि एक छोटी सी दिक्कत है। क्या दिक्कत है देखना आप। तो देखिए लोड कॉन्फ़िग करने के बाद आप उसमें कुछ भी राइट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका मेन कारण यही है कि आप यहाँ पर देख सकते हो जो लून्स रिकॉन्फ़िगर इसमें डिसेबल्ड है, तो इसको एनेबल करना पड़ता है। तो वो एनेबल कैसे होती है, क्लासिक टूल से होता है EasyJet, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले उसको एनेबल करते हैं, फिर आके हम इस रिकॉन्फ़िगरेशन। तो यूएफएस में क्लिक करना है और देखिए इस जगह पे सॉकेट वगैरह सब कुछ जैसा है वैसा ही रहना चाहिए सेटिंग। और अभी जैसे कि मैं इसमें आइडेंटिफाई यूएफएस चिप किया है, तो इसमें सारे कुछ आ गई है। अभी देखिए इस जगह पे जैसे कि मैं क्लिक किया अनलॉक कॉन्फ़िग, तो बस आपको अनलॉक कॉन्फ़िग पे क्लिक करना है और वेट करना है, ठीक है। देखिए लास्ट पे डन आएगी, तब जाके आप इसको क्लोज कर सकते हो। मतलब कि आप बस इसमें क्या कर रहे हो कि आप अनलॉक कर रहे हो या लॉक कर रहे हो तभी, ठीक है। तो देखिए मैं इस जगह पे राइट चिप कॉन्फ़िग करूंगा और कॉन्फ़िग करने के बाद इसमें राइट कर दूंगा। देखिए डू यू वांट टू सेट ओटीपी राइट वंस कॉन्फ़िगरेशन लॉक, नो, हम इसको फिर से रिलॉक नहीं करना चाहते, तो इसीलिए मैंने नो पे क्लिक किया। तो देखिए हमारा रीसेट हो गई। तो अभी हमें बस क्या करना है, जो भी हमने डंप ले रखा है ना उसको हमें राइट कर देना है, ठीक है। सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ राइट करने के बाद फोन को ऑन करना है, मतलब जैसे केबल लगाएंगे या ऑन करेंगे डाउनलोड मोड पे आ जाएगी। सैमसंग का फोन है तो डाउनलोड मोड पे आने के बाद फर्मवेयर से फ्लश कर देना है। तो अभी मैं एक और चीज आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि मान लीजिए यूएफएस आपका जो है उसमें डंप नहीं ले पा रहे, कुछ इधर आ रहा है, मतलब कि किसी भी कारण से डंप नहीं है आपके पास, आप भूल गए डंप लेने, ठीक है। सिक्योरिटी रीड किए या फिर सिक्योरिटी है आपके पास, बिल है, बॉक्स है, उसमें सिक्योरिटी तो हो जाएगी IMI। तो आपको क्या करना है कि जिंदा करना है फोन
फोन को विदाउट डंप के, तो वो भी पॉसिबल है। तो अभी मैं विदाउट डंप की जो ट्रिक होती है वो मैं बताने वाला हूँ। अगर उससे नहीं होगा तो आप क्या कर सकते हैं, जो डंप ले रखा है ना आपने, उसको राइट करके फोन को जिंदा कर सकते हो। या फिर उससे अगर नहीं होता है, डंप में कोई एरर होती है, कोई दिक्कत होता है, तो किसी टेस्टेड जो वेबसाइट से डंप को डाउनलोड करके फिर देखना। लेकिन विदाउट डंप की जो ट्रिक है वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, उससे भी हो जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इजी डिटेक्ट की जो +2 टूल है उसको फिर से ओपन कर लिया और अभी हमारा यहाँ पर एनेबल्ड आना चाहिए। ठीक है, रिकॉन्फ़िगरेशन जो है रिकॉन्फ़िग, तो अभी हम इसमें कनेक्ट करेंगे। तो देखिए इस जगह पे लून्स रिकॉन्फ़िगर इसमें एनेबल्ड है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एनेबल हो गई हमारा, जो कि हमने एनेबल कर दिया है। ठीक है, तो अभी क्या करना है, जो मैंने आपको बताया कि विदाउट डंप से हम इसको जिंदा करेंगे फोन को, मतलब डेड रिकवर करेंगे। तो इसके लिए आपको चाहिए होगा फाइल। कौन सा फाइल, कहाँ से मिलेगी, चलिए वो पहले आपको मैं बता देता हूँ, फिर आपको ये ट्रिक बताऊंगा कि किस तरह करना है। अगर आपको पता है पहले से तब तो सही है। तो आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। तो देखिए दोस्तों, इस जगह पे आपको सर्च करना है साम फर्मवेयर, और सर्च करने के बाद सबसे पहले जो वेबसाइट आएगा उस पर क्लिक करना है और इस जगह पे आपको मॉडल डाल देना है, जो मॉडल है। तो देखिए सैमसंग A336E है। ठीक है, तो इस पे हम क्लिक करेंगे, 5G फोन है। क्लिक करने के बाद इसमें बहुत सारे जो कंट्री की यहाँ पर फर्मवेयर आएगी। तो हमारा एशिया है और इंडिया कंट्री है, तो इंडिया क्लिक करना है। जो भी आपका कंट्री है उसी हिसाब से आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद लोड होके फर्मवेयर आएगी। ठीक है, तो क्या करना है, फर्मवेयर डाउनलोड करने से पहले वो चीजें आपको समझना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो कि सबसे लेटेस्ट फाइल जो है उसी को हमें डाउनलोड करना होगा, क्योंकि लेटेस्ट फाइल हमें पता नहीं ऑलरेडी फोन में कौन सा वर्जन की फाइल चढ़ा हुआ था, ये पता नहीं हमें। तो इसीलिए सबसे जो लेटेस्ट है उसी को हम डाउनलोड करेंगे, क्योंकि उससे जो आगे कोई फाइल आया ही नहीं, ये लेटेस्ट है। तो इसीलिए हमारा फोन इस लेटेस्ट फाइल से फर्मवेयर से फोन हो जाएगा। तो इस जगह पे डाउनलोड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस फर्मवेयर को कंप्लीट डाउनलोड करना है, लेकिन उससे पहले आप जो है यहाँ पर इस जगह पे देखिए 5 फाइल देखने को मिलेगा आपको। तो 5 फाइल में से आपको BL फाइल और इस जगह पे CSCODM फाइल जो है, इन दोनों को बस डाउनलोड करना है। ठीक है, इन दोनों को डाउनलोड करने के बाद आपका प्रोग्रामिंग की काम कंप्लीट होगा। फिर जाके आप फर्मवेयर को कंप्लीट डाउनलोड कर लो, मतलब कि एक ही टाइम पे फर्मवेयर को कंप्लीट डाउनलोड कर लो और इन दोनों को डाउनलोड कर लो। ठीक है, फर्मवेयर डाउनलोड जो है ऊपर आपको 4 सर्वर देखने को मिलेगी, 3-4 होता है, उसमें से जिस सर्वर में फास्ट होगी डाउनलोड कर लेना। अगर स्लो होता है तो VPN लगा के डाउनलोड कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो CSCODM फाइल और BL फाइल इन दोनों को डाउनलोड कर लो। 6.63 MB और 290.31 MB इन दोनों का साइज। तो CSCODM फाइल में से हमें पिट फाइल चाहिए होगा, जो कि इसमें से मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे की प्रोसेस को देखते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इन दोनों फाइल को और कंप्लीट फर्मवेयर को डाउनलोड करके रखा है। तो देखिए BL फाइल को मैंने एक्सट्रैक्ट किया और इस जगह पे हमारा BL फाइल एक्सट्रैक्ट होके आ गया। अभी हमें CSC मॉडेम ODM उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसका भी फाइल आ जाएगी यहाँ पर। तो इसके अंदर होता है पिट फाइल, जो कि पिट फाइल चाहिए होता है। पिट फाइल इसीलिए चाहिए होता है क्योंकि रिपार्टीशन जो है पार्टीशन बनाता है। ठीक है, अभी हम CSC इसमें जाएंगे और यहाँ पर देखिए ये फाइल आ गया, लेकिन इसके अंदर है पिट फाइल, तो हमें फर्मवेयर की जगह पे पिट फाइल देना होगा। तो इसके लिए 7zip जो एक सॉफ्टवेयर आता है उसको आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद राइट क्लिक करना है, उसके बाद देखिए ओपन एचिप क्लिक करना है। फिर इस जगह पे देखिए A33X ओपन पिट यही पिट फाइल होता है। इसको आपको टिक करके, मतलब कि होल्ड करके रख देना है, यहाँ पर फोल्डर में आ जाएगा। तो आ गई हमारा पिट फाइल, तो इसमें जाके मैं लोड कर लूंगा पिट फाइल। ठीक है, तो इस जगह पे पिट फाइल हमारा, तो हमने क्लिक किया तो देखिए सारे हमारे यहाँ पर पार्टीशन आ गए। इस जगह पे फिर हमें क्या करना है, BL फाइल को लोड करना है। देख BL फाइल, इसमें जाके क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, यहाँ पर लोड होके आ जाएगा। फिर नीचे इसके नीचे CSCODM फाइल को भी लोड करना है। देखिए इसमें भी लोड हो गई। बस इन तीनों को लोड करने के बाद आपको रिपार्टीशन, इस पे आपको ध्यान देना है, इसमें टिक रहना चाहिए और इसके बाद यहाँ पर आपको राइट कर देना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अभी क्या हो रहा है, अनपैकिंग हो रही है। इसके बाद ये राइट होगा और राइट होने के बाद आप इसमें जो सिक्योरिटी ले रखे हैं ना, उस सिक्योरिटी को भी डाल सकते। अगर आपके पास सिक्योरिटी का बैकअप है, फाइल है, तब डालो, कोई दिक्कत नहीं है तो आपको रिपेयर करना पड़ेगा, उसका अलग प्रोसेस होती है भाई, बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है। तो देखिए अभी हमारा यहाँ पर लून 0 जो है पार्टीशन सारे राइट हो रही है। ठीक है, तो चलिए फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। तो देखिए दोस्तों इन जो है यहाँ पर सारे फाइल राइट होने के बाद हमारा फोन जो है डाउनलोड मोड पे आ जाएगा। फिर हम उसको क्या करेंगे, ओडिन से जो है फर्मवेयर कंप्लीट फ्लैश कर देंगे, फोन ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमारा राइट होने के बाद हम सिक्योरिटी को भी राइट करेंगे।
देखिए ऑल डन, राइटिंग हो गई कंप्लीट। अभी सिक्योरिटी को राइट करते हैं। तो देखिए जीपीटी हेडर वगैरह सब कुछ सही से बराबर आ चुका है, ठीक है। सारे पार्टीशन भी शो हो चुका है। देखिए अभी हमारा यहाँ पर लोन्स रिकॉन्फ़िगर एनेबल्ड है, तो इसको भी डिसेबल करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा फोन बूट नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर पहले से ये डिसेबल था तो इसको एनेबल करके अगर अपने कुछ उसमें काम किया, रिप्रोग्राम किया, फिर से उसको डिसेबल करना होगा, ठीक है। तो वही हमारा क्लासिक जो टूल है उसी से डिसेबल करना होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मैं सारे सिक्योरिटी को फटाफट इसमें डाल देता हूँ और फिर राइट कर देता हूँ। ऑल डन, राइटिंग हमारा कंप्लीट। और इसमें देखिए FRP नॉट फाउंड बता रहा है, ठीक है, जो कि हमने कंप्लीट डंप इसमें नहीं डाला। 1 GB का जो डंप ले आया ना मैंने, उसको नहीं डाला, तो इसीलिए इसमें FRP नहीं बता रहा है। अगर आपने डंप 1 GB या 2 GB ले रखा है तो ऑलरेडी पहले मोबाइल में FRP मतलब लॉग वगैरह था, तो FRP को आपको हटाना पड़ेगा, नहीं तो दोबारा खोलो दोबारा लगाओ, प्रॉब्लम, ठीक है। इसीलिए एक्शन पे जाओ, रिमूव FRP क्लिक कर दो, FRP रिमूव हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो हमारा ऑलरेडी इसमें मैंने डंप नहीं डाला, इसीलिए FRP भी नहीं है। तो चलिए अभी हम एक काम करेंगे, क्या इसमें जो है एनेबल है कॉन्फ़िग, उसको हम डिसेबल कर दें। तो इस जगह पे आप देख पा रहे हो लॉक कॉन्फ़िग आ रहा है, ठीक है। तो लॉक कॉन्फ़िग पे क्लिक करना है, लॉक हो जाएगा बस। तो देखिए इसमें 115 का एरर आया था, कोई दिक्कत नहीं, इसमें हम अभी चेक कर लेंगे आइडेंटिफाई करके। तो देखिए इसमें अनलॉक कॉन्फ़िग बता रहा है, मतलब कि लॉक हो चुका है, इसीलिए अनलॉक बता रहा है, ठीक है। चलिए हमारा यहाँ पर काम कंप्लीट है। तो देखिए इस जगह पे मैं अभी आपको चेक करके बता रहा हूँ। देखिए डिसेबल्ड है ना, तो डिसेबल्ड है, तो हमारा ये डिसेबल हो चुका है, जो कि हमें ऑलरेडी पता चल ही चुका है क्लासिक टूल से, फिर भी मैं कंफर्म करने के लिए आपको दिखाया। तो चलिए UFS को लगाते हैं और फोन को ऑन करके देखते हैं डाउनलोड मोड पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं फटाफट UFS को लगा लेता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी रिवॉल्व है, मैंने रिवॉल्व करके रखा है इसको, मतलब कि UFS जो अडेप्टर है उसमें लगा के रखा है और रिप्रोग्राम किया रिवॉल्व कर। तो चलिए लगा लेते हैं फटाफट। देखिए दोस्तों डाउनलोड मोड पे आ गया, विदाउट डंप से डाउनलोड मोड पे आ चुका है। तो अभी बस फर्मवेयर को फ्लैश करना है, फोन आपका जिंदा हो जाएगा। तो चलिए मैं अपना फोन को जिंदा करता हूँ, ठीक है। अभी तो डाउनलोड मोड पे बस आया है। तो चलिए ओडिन से या साम फर्मवेयर जो फ्लैश टूल होता है उसे मैं यहाँ पर फ्लैश करूंगा। तो इस जगह पे आपको आना है साम फर्मवेयर टूल पे और ओडिन फ्लैश पे आपको क्लिक करना है, मतलब कि सबसे पहले देखिए ऊपर की तरफ सैमसंग, इस पे क्लिक रहना चाहिए। फिर उसके बाद आपको आना है ओडिन फ्लैश, उस पे आना है। तो देखिए ओडिन फ्लैश पे आने के बाद BL फाइल, AP फाइल, CP और CSE इनको आपको लोड करके फ्लैश कर देना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं फटाफट। तो देखिए फ्लैशिंग हमारा स्टार्ट हो चुका है, कोई भी कुछ भी एरर नहीं आया। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं वीडियो को। तो देखिए दोस्तों फ्लैशिंग डन, और ये हमारा सैमसंग की सेकंड लोगो पे फोन आ चुका है, सैमसंग गैलेक्सी लिख के सेकंड लोगो पे आ। चलिए फोन को कंप्लीट ऑन करेंगे और चेक करेंगे सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ सही है कि नहीं है। फटाफट सेटअप कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पर IMI सीरियल नंबर सब कुछ बराबर सही है। तो इसका मतलब विदाउट डंप से भी फोन रिपेयर होता है, UFS मतलब ऑलरेडी होता है। अगर आपको पता नहीं होगा तो आपके लिए नया है, ठीक है। अगर जिनको पता है वो तो जानते ही है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हमारा ये फोन कंप्लीट रिकवर हो चुका है, जो कि UFS की रीप्रोग्राम हमने किया और फिर उसके बाद UFS की जो रैम लाइन है उसको भी हमने माइक्रो जंपर किया है, ठीक है, तभी जाके ये फोन जिंदा हो पाया। तो देखिए दोस्तों अगर आपको इसी तरह डीप लेवल की काम सीखना है, मतलब एक डेड फोन को कैसे डायग्नोस करते हैं, कैसे उसको हम चेक कर सकते हैं, किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस होती है, क्या क्या स्टेप होता है, किस रीडिंग के वक्त क्या करना चाहिए, किस लाइन पे या किस IC से कौन सा GR आता है, कब आता है, कौन सा वोल्टेज, ये सारी चीजें आपको अगर जानना है, आपको समझना है, मतलब कि डीप लेवल की कोर्स करना है 4G और 5G फोन की, तो आप मेरा एप्लीकेशन और वेबसाइट जो कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे विजिट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक है और इस नंबर पे भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको सारे कोर्स मिल जाएगी, जैसे कि नेटवर्क सेक्शन का 5G और 4G की, उसमें भी लेटेस्ट फोन का है। जैसे 5G फोन तो आप जानते ही लेटेस्ट होगा ही होगा, जैसे कि स्पेक्ट्रम और हमारा एक्साइनोस, फिर हमारा मीडियाटेक और क्वालकॉम जो कि स्नैपड्रैगन, इन सारे चिपसेट बेस की हिसाब से 5G फोन का IC की एक एक करके सारे के सारे सेक्शन को अच्छे से समझाया गया है नेटवर्क सेक्शन की कोर्स में, ठीक है। तो अगर आपको कोर्स करना है, आपको जानना है या फिर डेमो वीडियोस देखनी है, कोर्स की इंफॉर्मेशन लेना है, तो आप आराम से एप्लीकेशन
वेबसाइट में विजिट करिए और चेक करिए। अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ बात करनी है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप आराम से व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।